नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, ग्वार के बीज में बड़ी मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसके नियमित सेवन से शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचता है। इसके अलावा इसका उपयोग अनेक प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जिस कारण इसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्वार की उन्नत बुआई के बारे में डॉक्टर BL यादव से। किसान भाइयों, राम राम सा। आज हम ग्वार की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ग्वार की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इसको चारे के लिए भी उगाया जाता है और इसका औद्योगिक महत्व भी है, तो आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होता है। और ग्वार एक ऐसी फसल है जो कम खर्चे में अच्छा मुनाफा दे देती है, और ये ऐसी फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही जो कम मैनेजमेंट इसमें करना पड़ता है। कि ग्वार की जो फसल है वो सभी प्रकार की भूमियों में, हल्की से मध्यम प्रकार की जो भूमि है उसमें इसकी बुआई की जा सकती है, इसकी खेती की जा सकती है। इन भूमियों में जहां जल निकास अच्छा हो, पानी नहीं बढ़ता हो, ऐसी स्थितियों में इसकी खेती करें तो ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है। और ऐसी परिस्थितियों में इसकी खेती ज़्यादा क्षेत्रफल पे होती है। किसान भाइयों, आज के समय में ग्वार की मांग बढ़ने से इसकी कई उन्नत किस्में विकसित हो गई हैं, जिसका चयन करके किसान बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। ग्वार की जो फसलें हैं, इसकी उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है कि इसका जो उन्नत किस्में हैं उसकी बात करते हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे RGC की हमारी जो है 936 है, 1000 है, RGC 1003 है, RGC 1055 है, 1000 RGC 1066 है और RGC 1038 है और RGC 1033 है। ये जो किस्में हैं ग्वार की, इनका चयन करके किसान भाई बुआई कर सकते हैं। बीज दर की हम बात करें तो किसान भाई प्रमाणित जो बीज है इन किस्मों का, वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिससे खेत में पौधों की संख्या पर्याप्त हो सके, जिससे अधिकतम उत्पादन मिल सके। खेत की तैयारी। वर्षकालीन ग्वार फली की फसल के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद इसमें 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे खेत बुआई योग्य बन जाता है। पोषक प्रबंधन कैसे करें? ग्वार की फसल में जो 3 साल में हम लोग 2 से 3 साल में एक बार गोबर की खाद का उपयोग करें, उसमें करीबन 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें। अच्छी सड़ी हुई गली हुई गोबर की खाद और फसल चक्र का विशेष ध्यान रखें। साथ ही 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस का बुआई के समय उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की ग्वार की जो उत्पादकता है वो अच्छी आएगी और साथ ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। और इसमें जो एक हम बात करें, एक बीजोपचार की हम बात करें मुख्य रूप से, तो हमारी जो अंगमारी रोग मुख्य रूप से इसमें आता है, तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन है। बीज को भिगोकर फिर इसका बुआई करेंगे तो अंगमारी रोग की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में हम लोग राइजोबियम कल्चर और PSP कल्चर से उपचारित करके यदि बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और पोषक तत्वों की काफ़ी बचत होगी, जिससे निश्चित रूप से लागत में कमी आएगी और आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदा होगा हमारे किसान भाइयों को। इसका जो ग्वार का उचित समय है वो 20 जून के बाद में, और जो है हमारा जुलाई तक इसकी बुआई की जा सकती है। इसमें जो खरपतवारों की जो समस्या आती है सबसे पहले जो हमारी पेंडामेथिलिन नाम की जो खरपतवारनाशी है, ग्वार का जब बुआई हो जाता है और बीज उगता उससे पहले जो 750 ग्राम सक्रिय तत्व पेंडामेथिलिन 30 का, उसको हमें एज ए प्रीमर्जेंस उपयोग करेंगे तो जो शुरुआती अवस्था में जो खरपतवार उगते हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और हमारी फसल में जो प्रतिस्पर्धा करते हैं खरपतवार मुख्य फसल से, उससे नहीं होगी। तो निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छी होगी और अच्छी उत्पादकता प्राप्त होगी। किसान भाई इस प्रकार से खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। और दूसरा, यदि किसान भाइयों के पास यदि निराई गुड़ाई करना चाहे तो उस स्थिति में जब 3 से 4 सप्ताह का ग्वार हो जाए उस टाइम निराई गुड़ाई करके भी जो है फसल को अच्छे से उसको साफ सुथरा उसको कर सकते हैं, जिससे हमारे नमी का भी संरक्षण होगा और हमारी फसल भी साफ सुथरी होगी, तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी। अमरूद काफी लोकप्रिय फल है और इसके नए बाग लगाने का ये सही समय चल रहा है। अगर आप भी अमरूद के नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध रोपाई करते समय किन किन बातों का खास
खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर आराधना कुमारी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है और पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज इत्यादि की समस्या से दूर करता है। इसमें पेक्टिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसके कारण जेली बनाने में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके अलावा टेबल फ्रूट के रूप में बिवरेज पेय पदार्थ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है क्योंकि ये सस्ते दामों में मिलता है सेब की तुलना में। इसमें विटामिन सी जो होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके अलावा विटामिन ए, बी, लोहा, फॉस्फोरस ये सब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। अमरूद का बगीचा अगर हमें लगाना हो तो उसके लिए सही समय जो होता है वो जुलाई से अगस्त के महीने में लगाना उचित होता है। किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई जल की पर्याप्त व्यवस्था है तो अमरूद के पौधों की रोपाई फरवरी मार्च में कर सकते हैं और यदि सिंचाई की जल की समस्या है तो जुलाई अगस्त का महीना पौध लगाने के लिए सही माना जाता है। जलवायु की बात करें तो उष्ण और उपोष्ण दोनों तरह के जलवायु में ये लगाया जाता है, जो गर्म हो तथा शुष्क हो। भूमि के लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि हर तरह की भूमि में अमरूद लगाया जा सकता है। अमरूद की बागवानी के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और उचित जल निकास वाली मिट्टी सही रहती है। इसकी बागवानी 6.5 से 7.5 pH मान वाली भूमि में भी की जा सकती है। अमरूद के किस्मों के बारे में ये है कि इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा, बेहद, कोकोनट, सरदार 4949 जो है लखनऊ, ये सब प्रमुख है। उसके अलावा कुछ किस्में हैं जो कि अभी बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि चित्तीदार, रेड फ्लेश्ड, ढोलका, नासिका, धारदार, ये सब किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी बनाना इसके लिए बहुत अच्छा होता है। नर्सरी किसी भी फल के लिए बनाना अच्छा होता है क्योंकि ये हमें समय की भी बचत कर देता है। उसके अलावा जो सबसे अच्छे पौधे होते हैं उनको चुनकर हम लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, हमारा जो फलन होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो बीज से भी नर्सरी तैयार की जाती है लेकिन वो बहुत अच्छे क्वालिटी की सब नहीं होती है। तो ज़्यादातर हम भेंट कलम जो इनार्चिंग कहते हैं उसके द्वारा हम इसके लिए नर्सरी बनाते हैं। हम जो गड्ढा बनाते हैं उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मेन फील्ड में लगाना है उसके 1 महीना पहले बना ले तो अच्छा होगा। अमरूद का जो पौधा होता है उसमें पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर तक अच्छा होता है, लेकिन आजकल सघन बागवानी भी की जा रही है अमरूद की कुछ किस्मों की, तो उसमें 3 मीटर दूरी भी जो होती है वो पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, पहली सिंचाई पौध लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई करने की जरूरत होती है। जब आप पौधा लगा देते हैं तो आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि चूंकि बारिश का मौसम है तो जल की निकासी की सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ होती है उसमें अगर जल भराव की स्थिति है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, नालियाँ बनाए रखें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि खेत में थोड़ा भी पानी इकट्ठा होने की संभावना है तो आपकी जो अमरूद का पेड़ है उसके ऊपर बारिश के मौसम में मिट्टी चढ़ा लें, ताकि जो उसका तना है और उसकी जो जड़ है वो जो पानी है उसके डायरेक्ट संपर्क में ना आए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बारिश के मौसम में खरपतवार की समस्या भी बहुत आम है। तो जो आपकी थाली बनाई है आपने जो अमरूद के पेड़ के चारों तरफ, तो उसमें 10 से 15 दिन पर उन थालों की निराई गुड़ाई करते रहें ताकि खरपतवार ना आए, क्योंकि ये खुद पोषक तत्व ले लेते हैं और जो अमरूद का पेड़ है उसको पोषक तत्व जो आप ऊपर से डालते हैं उससे उसको रोक देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जो भी आपके खरपतवार जो भी आते हैं उसको आप जब हटाएं तो पेड़ के पास ना रखें, उसको पेड़ के बाहर दूर ले जाकर गड्ढों में दबा दें। वो आपको जैविक खाद भी बन जाएगा, क्योंकि कभी कभी उसमें कीट पतंगों के लार्वी भी छुपे होते हैं जो कि वो पेड़ को कीट पतंग से नुकसान हो सकता है या बीमारी के प्रोपेग्यूल हो सकते हैं। तो उसको हटाने के बाद दूर कर दें और गड्ढों में जाकर दबा दें, ये अच्छा होता है। मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी इनको इस्तेमाल करेंगे, अमल में लाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा
ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छा फलन पाएंगे और उसको व्यावसायिक रूप में अमरूद की खेती करेंगे। गरीब की गाय के नाम से मशहूर बकरी हमेशा से ही किसानों की अच्छी आय का जरिया रही है। जी हाँ, बकरी पालन से किसान कम जगह में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत रहती है मौसम के अनुसार इनकी उचित देखरेख करने की, जहाँ पर किसान अक्सर चूक कर जाते हैं और बकरियां कई रोगों की चपेट में आने लगती है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बकरियों की सही देखरेख करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बरसात की मौसम जैसे ही आता है, विशेष करके पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही संक्रमण का काल हो जाता है। ऐसे तो सभी मौसम में परेशानी मतलब संक्रमण होने की संभावना रहती ही है, पर इस मौसम में संक्रमण की अधिक संभावनाएं होती हैं। तो किसान भाइयों, उसी तरह से जो किसान भाई बकरी पालन कर रहे हैं, व्यावसायिक तौर पे कर रहे हों या ऐसे दूसरे जानवरों के साथ बकरी पालन कर रहे हैं, उन सबों के लिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इस मौसम में विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। आपके जो बकरियां इस बरसात के मौसम से जस्ट पहले या अभी जो बच्चे दिए हैं, उन सबों में आप बच्चों का जो मेमने का देखभाल है ये विशेष तौर पे करें। मेमने को कोशिश करें कि भीगने ना दें अधिक समय तक, या भीगे हुए शरीर पे जैसे आप दूसरे बकरियों को चराने के लिए ले जा रहे हैं तो मेमनों को उनके साथ में ना छोड़ें। विशेष करके जो छोटे मैंने कम बरसात होते रहती है और दिन भर बरसात होती रहती है, हल्की जो बारिश होती रहती है, वैसे मौसम में बकरियों का शरीर काफ़ी भीग जाता है और भीगे हुए में अगर दिन भर वो रहते हैं तो उन सब को निमोनिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ ले बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। जैसे ही निमोनिया होती है, सर्दी खांसी से जैसे ही आपके मेमने या जो बड़े बकरियां हैं वे भी परेशान होते हैं तो पतला पैखाना की शिकायत तो आने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और पतला पैखाना और निमोनिया जैसे आपके बकरियों में बकरियां ग्रसित हो जाती हैं तो इसमें मृत्यु दर बढ़ने लगती है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। तो किसान भाइयों, इससे बचाव के लिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर हल्का हल्का बारिश हो रही है तो उस स्थिति में आप केवल बड़े बकरियों को ही, अगर घर में खाने पीने की कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो आप जो बड़े बकरियां हैं उन्हीं सबको चरने के लिए छोड़ें। जो छोटे बकरियां हैं, जो मेमने हैं, उन सबों को चरने के लिए ना छोड़ें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी थम जाए तब अगर आप चराने ले जाएं तो और अच्छा है। इसके अलावा जो गर्मी में जिस तरह से बकरियां चरती हैं, बरसात जब होते रहती है, बूंदाबांदी होते रहती है तो बकरियां उतनी अच्छी तरह से चरती नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सबों का शारीरिक वृद्धि को कायम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप चराने के अलावे 30 से 40 ग्राम छोटे बकरियों में और बड़े बकरियों में अगर 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण, जो संतुलित दाना मिश्रण बनता है, उसकी व्यवस्था कर पाएँ तो ऐसी स्थिति में आपके बकरियों का जो ग्रोथ रेट है वो भी मेंटेन रहेगा और साथ साथ उनकी जो प्रजनन क्षमता है, जो आपकी मादा बकरियां हैं, उन सबों में जो प्रजनन क्षमता है उसको भी आप बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, हम हमेशा कहते हैं कि जो रोग से बकरियों में विशेष करके जो वायरल बीमारियां हैं उन सबों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे सस्ता और सबसे कारगर उपाय होता है। इसी कारण जो किसान भाई अभी तक भी PPR और इंटरटॉक्सिमिया का वैक्सीन नहीं लगाए हैं, कृपया करके जितनी जल्दी हो सके 15 से 20 दिनों के अंतराल में PPR और इंटरटॉक्सिमिया की वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। अधिक बरसात के दिनों में वैक्सीनेशन न करें। जिन सब दिनों में बरसात थमने की संभावना है उन सभी दिनों में आप वैक्सीनेशन के दिन के लिए चुनाव करें। तो इन सबों को किसान भाइयों, अगर इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अपनी बकरियां स्वस्थ रहेंगी। आप उनको मरने के लिए भी बचा सकते हैं, साथ साथ उनके जो शरीर वृद्धि दर है या फिर जो भी आप उनमें वांछित लाभ चाहते हैं वो निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिचौला, जिला धौलपुर के कृषक ईशान कुमार ने। आप भिंडी की फसल में तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ईशान कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं और इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है।
भिंडी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसका समय पर प्रबंधन नहीं होने से बहुत नुकसान होता है। और जो किसान भाई समय पर हानिकारक कीटों का नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है और अधिक मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो भिंडी की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें एक मुख्य कीट है प्ररोह और फल छेदक कीट। यह कीट फसल को अधिक नुकसान करता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी इल्ली कोमल तने में छेद करती है, जिससे पौधे का तना एवं शीर्ष भाग सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फूल लगने के पूर्व गिर जाते हैं। इसके बाद फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गूदा को खाती है, जिससे ग्रसित फल मुड़ जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। प्ररोह और फल छेदक कीट का नियंत्रण। इस कीट से क्षतिग्रस्त पौधों के तनों तथा फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। मकड़ी एवं परभक्षी कीटों के विकास या गुणन के लिए मुख्य फसल के बीच बीच में और चारों तरफ बेबी कॉर्न मक्का लगाएं। फल छेदक की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। रासायनिक दवाओं की बात करें तो इसके लिए क्यूनालफॉस 20 EC या प्रोफेनोफॉस 50% EC की 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। रस चूसक कीट। भिंडी की फसल में मोइला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो जाता है, जो फसल की फूल पत्तियों का रस चूस लेते हैं। इनके प्रकोप से पौधों का विकास रुक जाता है, साथ ही पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं। इसके बाद पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव उपज पर पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय। फसल की बढ़वार के समय नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। यदि इन कीटों का प्रकोप अधिक हो जाए और जैविक दवा से नियंत्रण न हो, तो ऐसी दशा में रासायनिक दवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या एसिटामिप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सफेद मक्खी कीट। यह छोटे आकार का सफेद रंग का कीट होता है। यह पत्तियों, कोमल तने एवं फल से रस को चूसकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधों की वृद्धि कम होती है और उपज में भी कमी आ जाती है। सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण नीम की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। खड़ी फसल में सफेद मक्खी कीट दिखाई देने पर नीम निर्मित दवा या नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। रेड स्पाइडर माइट या लाल मकड़ी। यह कीट पौधों की पत्तियों को निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहता है। यहाँ अपने मुखांग से पत्तियों में छिद्र करता रहता है। इसके फलस्वरूप जो द्रव निकलता है उसे चूसता है। क्षतिग्रस्त पत्तियां पीली पड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। कीट प्रबंधन। इसकी रोकथाम हेतु डाइकोफॉल 18.5 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर अथवा घुलनशील गंधक 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें एवं आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।